बच्चों काइनी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अबाउट एक्टिव मूवमेंट, इस चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एक्टिव मूवमेंट्स क्या होती हैं। नाम से एक बात पता चल रही है कि वो मूवमेंट जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की वजह से जो है रिजल्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दीज आर द एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट के लिए एक दूसरी टर्म यूज की जाती है वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स को वही कहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, जो प्रॉपर कंट्रोल में हम करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल्ड बाय द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द मसल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट उसने क्लासेस बनाई। उसने कहा कि फ्री एक्सरसाइजेज होती हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज होती है, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज होती है और लास्ट पे रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज होती है। एक एक करते हैं हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि फ्री एक्सरसाइजेज कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जिनके अंदर ना तो हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए वो कहता है कि ये वो वाली मूवमेंट्स हैं जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के परफॉर्म की जाती है। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के जो है ना हम इसको बगैर परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ना कोई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, और ना ही बाहर से कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इन अदर वर्ड्स जो नॉर्मल डेली लाइफ के हमारे मूवमेंट्स होती हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, दीज आर द एक्टिव मूवमेंट्स या फ्री एक्सरसाइजेज हम उनको कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी मूवमेंट्स आती हैं जिनको हम कहते हैं असिस्टेड एक्सरसाइजेज। असिस्टेड एक्सरसाइजेज नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स और वो एक्सटर्नल फोर्स एज असिस्टेंस अप्लाई की जाएगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इससे क्या मुराद है, क्या होता है, समटाइम्स अगर मसल बहुत ज़्यादा कोई वीक मसल था, ठीक है, वो अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था प्रॉपर मूवमेंट, कोई भी पेशेंट, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको बाहर से ऐसी फोर्स अप्लाई की जो कि उसकी उस मूवमेंट को असिस्ट कर रही थी, उसको हेल्प कर रही थी अपनी नॉर्मल मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो उनको हम लोगों ने क्या दिया, दीज आर द असिस्टेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। सबसे पहले आपने समझना है कि इस एक्सरसाइज के दो पार्ट है। एक पार्ट है असिस्टेड और दूसरा पार्ट है रेजिस्टेड। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट था, हम लोग मूव कर रहे थे, उसकी फ्लेक्शन करा रहे थे, शोल्डर की फ्लेक्शन, ठीक है, और हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 180, ठीक है, इतनी रेंज है, इतनी होती नहीं है लेकिन इतनी रेंज है शोल्डर फ्लेक्शन की। ठीक है, अब हम लोगों ने जब मूवमेंट शुरू कराई तो हमने देखा कि 0 से 90 तक तो पेशेंट फुल अच्छे से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 90 से बियॉन्ड जो है उसकी रेंज कंप्लीट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो 0 से 90 तक मैं उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगी ताकि वो वाली मूवमेंट उस पार्ट में उसकी स्ट्रांग हो सके, और 90 से बियॉन्ड मैं उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करूंगी ताकि वो अपनी मूवमेंट जो है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसी की डेफिनेशन उसने यहाँ लिखी हुई है, muscle may be strong enough to work against resistance in some part of the range and not in others। ठीक है, तो जिस पार्ट ऑफ द रेंज में वो स्ट्रांग इनफ था वहां पर मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी, और जहां पर वो स्ट्रांग नहीं था वहां मैंने क्या अप्लाई कर दी, असिस्टेंस अप्लाई कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज। और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज में हम क्या करते हैं, कोई अगर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी पावर जो है वो अच्छी है, 5 या 4 ग्रेड पे है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो भी रेजिस्टिव फोर्स होती है ये क्या करती है, मसल के एक्शन को अपोज करती है और उसके अगेंस्ट जो है वो मसल अपना वर्क कंप्लीट करता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक्टिव मूवमेंट्स थी जिसमें हम लोगों ने कहा वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी एक्शन ऑफ द मसल से परफॉर्म होती हैं। फिर हम लोगों ने कहा फ्री एक्सरसाइजेज है, नॉर्मल बॉडी मूवमेंट है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ना वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही, ना रेजिस्टेंस, सिंपली बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। उसके बाद असिस्टेड एक्सरसाइजेज है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि इसमें जो है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हेल्प करेगी मूवमेंट को कंप्लीट करने में। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज की हम लोगों ने बात की कि ऐसी मूवमेंट जिसमें कुछ पार्ट ऑफ द रेंज में हम असिस्टेंस और कुछ पार्ट ऑफ द रेंज में रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। और लास्टली हम लोगों ने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज की बात की जिसमें हम लोगों ने कहा कि हम जो है वो अगेंस्ट द मोशन जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके अगेंस्ट पेशेंट जो है वो वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो हमें मिलती है फ्री एक्सरसाइजेज की। ठीक है, नंबर 1, फ्री एक्सरसाइजेज वो वाली एक्सरसाइजेज है, बेसिक डेफिनेशन लिखी है, पेशेंट अपनी एफर्ट पे परफॉर्म करता है विदाउट एनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं थी। ठीक है, अब ये जो सारा पार्ट है ना, ये वाला सारा पार्ट, इसके अंदर उसने ना कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसमें से कुछ 2-4 बातें ही काम की है, तो उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जब भी फ्री एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं किसी भी रिदमिकल पैटर्न में, ठीक है, या किसी भी पेंडुलर पैटर्न में, तो क्या होता है, एक रिलैक्सेशन की जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पहली बात होगी जब भी फ्री एक्सरसाइजेज रिदमिकल या पेंडुलर पैटर्न में परफॉर्म की जाएंगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी। ठीक है,
नंबर 2 पे क्या होगा कि इसमें मूवमेंट्स के अंदर थ्रू आउट द मोशन जो है वो मसल टोन मेंटेन रहती है, ठीक है, मसल टोन को मेंटेन रखा जाता है और फिर हम लोग जो है वो डिफरेंट वेरिएशन करके मसल टोन को वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। जाहिर सी बात है, जब एक एक्शन फ्री एक्सरसाइजेज जो है वो बार बार परफॉर्म की जाती हैं, रेपिटेटिवली परफॉर्म की जाती हैं, तो क्या होता है, मसल कोऑर्डिनेशन भी जो है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि नेचुरल पैटर्न ऑफ ग्रुप एक्शन जो है वो इसमें टीच किए जाते हैं पेशेंट को, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने कहा ना कि फ्री एक्सरसाइजेज है, तो नेचुरली जिस तरह एक मसल मूव करता है, जो मसल ग्रुप एक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो जो पैटर्न है वो इसमें जो है वो इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस पेशेंट का इंप्रूव होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस किस तरह से इंप्रूव होता है, जाहिर सी बात है, एक पेशेंट था, वो मूवमेंट ठीक तरह से पहले नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जब आप उसको फ्री एक्सरसाइजेस करवाए जा रहे हैं, उसको आप नए पैटर्न सिखा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है। उसको जब फॉर एग्जाम्पल एक रिहेबिलिटेशन का पेशेंट था, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो जो है वो पहले नी एक्सरसाइजेस परफॉर्म ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था, ठीक है, नी की मूवमेंट, नी की फ्री एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहा था। जब आपने उसको सिखाया और जब आपने रेपिटेटिवली उसकी हेल्प की मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या आया, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कैन बी प्रैक्टिस अलोन। अगर जो है वो पेशेंट को एक बार आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसको सिखा दिया, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली सारी इंस्ट्रक्शंस आपने दे दी, उसके बाद फ्री एक्सरसाइजेस पेशेंट अकेले भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ना तो इसमें किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंस या रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका एक बहुत ही सिंपल है, वो कहता है कि पेशेंट को कोई न्यूरोमस्कुलर एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, क्योंकि हम लोग आगे भी इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात समझनी है कि होता क्या है, आपने एक बार पैटर्न जो है वो पेशेंट को टीच कर दिया प्रॉपर्ली, पेशेंट को पैटर्न जो है वो आ गया, ठीक है, पेशेंट को सीख लिया उसने नॉर्मल पैटर्न और मूवमेंट क्या होता है। एक बार जब वो पैटर्न सीख लेगा और वो पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा न्यूरोमस्कुलर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो राइट हैंड से लिखता है, तो राइट हैंड से लिखने के लिए उसको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो आराम से जो है वो लिख लेते, क्योंकि उसको आदत होती है। जबकि वही बंदा अगर अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसके मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी वो चीज़ अचीव करने के लिए। इसीलिए वो कहता है कि वंस अगर आपने पेशेंट को पैटर्न सिखा दिया, उसके बाद अगर जो है ना वो हमारी जो न्यूरोमस्कुलर एफर्ट है वो इसमें पेशेंट को इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट मोशन या कंपेंसेटरी मोशन जो है ना उसके चांसेस होते हैं। होता ही है कि जब पेशेंट आराम से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तो होता ही है कि बाज़ औक़ात अगर एक मसल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसका ऑपोजिट मसल जो कि उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है, उसके स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं, या मसल जो कि उसके एक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो वाले मसल जो है साइनर्जाइज करते हैं उसके एक्शन को, जिसकी वजह से वो कंपनसेटरी मूवमेंट परफॉर्म हो सकती हैं। और जो मसल ख़राब था, जिसकी पावर कम थी, वो पावर कम ही रहेगी, क्योंकि पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहा था। तो यहाँ पर ट्रिक मूवमेंट्स, कंपनसेटरी मूवमेंट, या फिर जो है वो ये मूवमेंट्स, कंपनसेटरी मूवमेंट या सब्स्टिट्यूट मोशन का जो है वो चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बार न्यूरोमस्कुलर वाली पॉइंट, डिसएडवांटेज ऑफ फ्री एक्सरसाइज इज दैट they frequently make insufficient demand on the patient neuromuscular system to elicit maximum response required for the rapid redevelopment or reinforcement of the weak muscle, ठीक है। यहाँ पर चीज़ हम लोगों को ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ी, ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि फ्री एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने क्लासीफाई किया। अच्छा, क्लासिफिकेशन इसकी एरिया के बेस पे हुई। एरिया की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन हमने की, हम लोगों ने कहा दीज एक्सरसाइजेस कैन बी लोकलाइज्ड किसी भी एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप की ट्रेनिंग के लिए या एक स्पेसिफिक जॉइंट की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, या फिर ये जनरलाइज्ड हो सकती हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जो कि पूरी बॉडी के डिफरेंट एरियाज को जो है वो इन्वॉल्व कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके करेक्टर की बेस पे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। अच्छा, करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम लोगों ने कहा कि कुछ होती हैं सब्जेक्टिव और कुछ होती हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये बेसिकली सिंपली एनाटॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो पेशेंट, हम लोग जो हमारा मेजर मकसद होता है वो पेशेंट के पैटर्न और मूवमेंट को देखना होता है, ठीक है। मेजर फोकस पेशेंट के पैटर्न पे होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स किसी भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
हम लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर जो हमारे पास एक पेशेंट है वो हमारे पास आर्म को अपवर्डली नहीं लेकर जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड आर्म को ले जाना एक नॉर्मल मूवमेंट थी, तो हमारा इसमें गोल पेशेंट को ये सिखाना है कि आपने अपवर्ड आर्म स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। फिर अगर एक बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों ने उसको वो सिखाना है कि उससे खड़ा कैसे होना, अगर वो कप नहीं उठा पा रहा था तो हमने उसको ये सिखाना है कि आपने कप कैसे उठाना है, ठीक है। सो ये हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर गोल तक जो है वो कन्फाइन होती है, जबकि जो हमारे पास सब्जेक्टिव मूवमेंट्स हैं ये बेसिकली नॉर्मल फॉर्म एंड पैटर्न तक कन्फाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे।